दी डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे अदालती फैसले पर बात कर रहे हैं जो कानून की किताबों और असल जिंदगी की जो सच्चाइयां हैं उनके बीच की खाई को दिखाता है। मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है, जहां भ्रष्टाचार के आरोपी एक सरकारी कर्मचारी जो बहुत गंभीर रूप से बीमार थे, उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस की अर्जी पर सुनवाई हुई। और इसी मामले ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं मुश्किल सवाल खड़ा किया है। सवाल ये है कि क्या किसी कर्मचारी पर चल रही विभागीय जांच को उसकी खराब सेहत की वजह से रोक देना चाहिए, खासकर जब उस पर भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप हो? क्या मतलब इंसानियत के नाते उसे रिटायर होने देना सही है, या ऐसा करके हम अकाउंटेबिलिटी के पूरे सिस्टम में एक खतरनाक लूपहोल बना रहे हैं? मेरा मानना है कि अदालत का फैसला बिल्कुल सही है। ये मानवीय गरिमा और प्राकृतिक न्याय के उसूलों को सबसे ऊपर रखता है, जो किसी भी नियम या प्रक्रिया से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। और मैं इसे दूसरे नजरिए से देखता हूँ। मुझे लगता है कि ये फैसला एक ऐसी मिसाल बन सकता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी संस्थागत लड़ाई को कमजोर कर देगा और नियमों की जो अपनी एक अखंडता होती है उसे कम कर देगा। तो मैं अपनी बात रखती हूँ। देखिए, ये मामला सिर्फ एक कर्मचारी का नहीं, बल्कि न्याय के तरीके पर एक सवाल है। बिजली विभाग में एक तकनीशियन थे, मनोहर सिंह। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और डिपार्टमेंट ने एक जांच बैठा दी। लेकिन इसी बीच उनकी जिंदगी ने एक भयानक मोड़ लिया। उन्हें एक के बाद एक कई ब्रेन स्ट्रोक हुए, जिसके बाद वो न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक तौर पर भी लगभग पूरी तरह अक्षम हो गए। देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स की रिपोर्ट ने साफ कहा कि वो न तो किसी से बात कर सकते हैं, न ही कुछ समझ सकते हैं। अब आप सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपना नाम तक ठीक से नहीं बता सकता, वो अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब कैसे देगा? ऐसी हालत में जांच जारी रखना वो तो प्राकृतिक न्याय का मजाक उड़ाने जैसा है। अदालत ने इसी बात को पकड़ा और कहा कि जब जांच मुमकिन ही नहीं है तो आप किसी को अनिश्चित काल के लिए उसके रिटायरमेंट के हक से महरूम नहीं रख सकते। ये फैसला दोषी साबित होने तक निर्दोष वाले सिद्धांत को सही मायने में लागू करता है। मैं आपकी बात की जो मानवीय संवेदना है उसे समझता हूं, और मनोहर सिंह की हालत वाकई दुखद है। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी के तौर पर देखेंगे तो हम बड़ी तस्वीर से चूक जाएंगे। ये मामला सिर्फ इंसानियत का नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की इंटेग्रिटी का भी है। सिविल सेवा के नियम बहुत स्पष्ट हैं। अगर आपके खिलाफ जांच चल रही है तो आप वीआरएस नहीं ले सकते। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी आरोपी कर्मचारी जवाबदेही से बचने के लिए रिटायरमेंट का आसान रास्ता ना पकड़ ले। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जो उनका विभाग था, वो सिर्फ बने हुए नियमों पर चल रहा था। अदालत का यह फैसला एक खतरनाक दरवाजा खोलता है। कल को कोई भी अफसर या कर्मचारी जिस पर गंभीर आरोप लगे हों, वो लंबी बीमारी का बहाना बनाकर जांच से बचने की कोशिश कर सकता है। इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि उस प्रक्रिया का इस्तेमाल हुआ कैसे। नियम इंसाफ के लिए होते हैं, अन्याय करने के लिए नहीं। आपको शायद पता हो कि विभाग ने पहले मनोहर सिंह को नौकरी से निकाल दिया था, ये कहकर कि वो बिना बताए गैर हाजिर हैं। अच्छा। जबकि वो मेडिकली अनफिट थे। बिल्कुल। जबकि सच ये था कि वो अस्पताल में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग था। हाईकोर्ट ने तब भी दखल दिया था, उस बर्खास्तगी को रद्द किया और कहा था कि जांच तभी आगे बढ़ेगी जब मेडिकल बोर्ड उन्हें फिट घोषित करे। जब एक आदमी सुनवाई में हिस्सा ही नहीं ले सकता तो उस जांच का मतलब क्या है? ये तो एक तरफा कार्रवाई हुई जो न्याय के हर सिद्धांत के खिलाफ है। मैं इसे दुरुपयोग नहीं कहूंगा। देखिए, प्रक्रियाएं इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हर मामले में एक जैसा बर्ताव हो, किसी के साथ पक्षपात ना हो। अगर हम हर मुश्किल मामले में नियमों को अपनी सहूलियत के हिसाब से मोड़ने लगेंगे तो सिस्टम में मनमानी बढ़ जाएगी। असली सवाल यह है कि अक्षमता का स्तर क्या होना चाहिए जो एक पूरी जांच को रोक दे। इस केस में हालत गंभीर थी, मैं मानता हूं, पर यह फैसला इस पर कोई साफ लकीर नहीं खींचता। अगर हम नियमों को दरकिनार करना शुरू कर देंगे तो फिर उन नियमों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, जिनका मकसद ही व्यवस्था को बनाए रखना है। ये नियमों को दरकिनार करना नहीं है, बल्कि उनकी सही भावना को समझना है। कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो। ये किसी भी नियम कानून से ऊपर है। ये इंसाफ की बुनियाद है।
जब एम्स जैसा संस्थान लिख कर दे रहा है कि ये व्यक्ति कुछ भी समझने बोलने की हालत में नहीं है, तो उसे सुनवाई का मौका देना एक खोखला दिखावा ही तो है। अदालत ने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ उस अन्याय को ठीक किया जो उस आदमी के साथ हो रहा था। उसकी पत्नी सिर्फ उसकी रिटायरमेंट नहीं मांग रही थी, वो उसके पेंशन और ग्रेच्युटी के पैसे के लिए लड़ रही थी, जिससे उसके इलाज का खर्च चल सके। डिपार्टमेंट के लिए ये नियमों की फाइल थी, उस परिवार के लिए ये जिंदा रहने की लड़ाई थी। ये एक बहुत भावुक दलील है, लेकिन इसके जो दूरगामी परिणाम हैं वो बहुत गंभीर हो सकते हैं। सोचकर देखिए, ये फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज में क्या संदेश भेजता है। यही कि अगर आप पर गंभीर आरोप हैं तो कोई गंभीर बीमारी आपको जवाबदेही से बचा सकती है। इससे उन संस्थाओं की विश्वसनीयता कम होती है जो भ्रष्टाचार से लड़ रही हैं। अब सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा ये है कि हम एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जहां शक्तिशाली लोग, जिन पर करोड़ों के घोटाले के आरोप हैं, वो भी किसी बड़ी बीमारी का सर्टिफिकेट लाकर पूरी जांच को रुकवा सकते हैं। तो फिर सीमा कहां है? कहां लकीर खींचेंगे हम? अगर कोई बड़ा सीईओ जिस पर हजारों निवेशकों का पैसा डुबाने का आरोप है, उसे स्ट्रोक आ जाता है, तो क्या पूरी जांच बंद कर देनी चाहिए और उसे सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के साथ जाने देना चाहिए? मुझे लगता है आप इस मामले के तथ्यों को एक काल्पनिक डर से जोड़ रही हैं। ये फैसला जवाबदेही को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे यथार्थवादी बनाता है। अकाउंटेबिलिटी के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त है एक निष्पक्ष सुनवाई। जब सुनवाई ही नामुमकिन हो जाए, जैसा इस केस में हुआ, तो जांच को सालों साल लटकाए रखने का कोई मतलब नहीं है। ये समझना जरूरी है कि अदालत ने मनोहर सिंह को निर्दोष नहीं कहा, उन्हें आरोपों से बरी नहीं किया गया है। अदालत ने सिर्फ ये माना है कि जांच की जो प्रक्रिया है वो अब निरर्थक हो चुकी है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर आरोप है वो उसमें हिस्सा ही नहीं ले सकता। तो ये बरी होना नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया का अंत है जो कभी अपने अंजाम तक पहुंच ही नहीं सकती थी। लेकिन इस प्रक्रिया को खत्म करने का फैसला विभाग का होना चाहिए था, अदालत का नहीं। हर विभाग के अपने नियम और अपनी प्रक्रियाएं होती हैं। अदालत का ये कहना कि जब जांच संभव ही नहीं है तो विभागीय कार्रवाई का औचित्य समाप्त हो जाता है, यह एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं सामान्य बयान है। इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि किसी भी गंभीर बीमारी में, चाहे आरोप देश की सुरक्षा से ही क्यों न जुड़ा हो, कार्रवाई का आधार ही खत्म हो जाएगा? यह सीधे सीधे विभाग के जांच करने के अधिकार में दखलंदाजी है और उसकी स्वायत्ता को भी कमजोर करता है। विभाग यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि भ्रष्टाचार के आरोपों को हल्के में न लिया जाए। अगर वो वीआरएस दे देते तो यह संदेश जाता कि आप पर लगे आरोपों की कोई गंभीरता नहीं है। मैं आपकी इस दलील से सहमत नहीं हूं। अदालत ने विभाग की स्वायत्ता में दखल नहीं दिया, बल्कि विभाग की जो निष्क्रियता थी उस पर कदम उठाया है। जब मनोहर सिंह की पत्नी ने वीआरएस के लिए अर्जी दी तो विभाग ने महीनों तक उस पर कोई फैसला ही नहीं लिया। वो सिर्फ नियमों का हवाला देकर उसे लटकाते रहे। आप एक ऐसे व्यक्ति को जो बिस्तर पर है, न बोल सकता है, न समझ सकता है, उसे और उसके परिवार को सिस्टम के जाल में अनिश्चित काल के लिए नहीं फंसा सकते। अदालत का निष्कर्ष पूरी तरह से तर्क पर आधारित है। जब जांच का मकसद ही पूरा नहीं हो सकता, यानी सच का पता लगाना और आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका देना, तो उस प्रक्रिया को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। वो न्याय नहीं, बल्कि सिर्फ उत्पीड़न कहलाता। लेकिन उत्पीड़न और जवाबदेही के बीच एक बहुत महीन रेखा है। मैं मानता हूं कि विभाग को जल्दी फैसला लेना चाहिए था, लेकिन उनका इरादा शायद सिस्टम की रक्षा करना था। नियमों को सख्ती से इसीलिए बनाया गया है ताकि ऐसी स्थितियों में कोई कंफ्यूजन न रहे। मुझे डर है कि अदालत ने एक भावनात्मक फैसला दिया है, जो इस एक मामले में तो शायद सही लगता हो, लेकिन ये उस कानूनी और प्रक्रियात्मक ढांचे को कमजोर करता है जो बड़े पैमाने पर लोकहित की रक्षा के लिए बनाया गया है। इस फैसले का असर सिर्फ इस एक केस पर नहीं, बल्कि आने वाले हजारों मामलों पर पड़ेगा। ये एक लहर पैदा कर सकता है जिसका अंदाजा शायद हमें आज नहीं है। अंत में मेरे लिए ये फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि कानूनी प्रक्रियाओं को इंसानियत से अलग करके नहीं देखा जा सकता। कानून लोगों के लिए है, लोग कानून के लिए नहीं। जब कोई व्यक्ति अपनी रक्षा करने की मानसिक या शारीरिक क्षमता पूरी तरह खो देता है, तो न्याय की मांग यही है कि उसे एक बेमतलब की प्रक्रिया का बंधक ना बनाया जाए। अदालत ने नियमों के शाब्दिक अर्थ के ऊपर न्याय की सच्ची भावना को तरजीह दी, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कदम है। और मैं यही कहूंगा कि इस मामले में मानवीय पीड़ा साफ दिखती है और मेरी पूरी सहानुभूति उस परिवार के साथ है।
लेकिन हमें इस फैसले से बनने वाली मिसाल के व्यापक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये जवाबदेही के ढांचे में एक ऐसी संभावित कमजोरी पैदा करता है जो लंबे समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई को नुकसान पहुंचा सकती है। एक निष्पक्ष और समान सिस्टम के लिए नियमों की स्थिरता और दृढ़ता बहुत जरूरी है, भले ही वो नियम किसी एक मामले में हमें कठोर क्यों ना लगें। यह साफ है कि ये मामला कानून, नैतिकता और सहानुभूति के बीच एक बहुत ही जटिल कश्मकश को सामने लाता है। बिल्कुल, और दोनों तरफ के तर्क काफी वजनदार हैं। ये दिखाता है कि ऐसे मुद्दों का कोई आसान या ब्लैक एंड व्हाइट समाधान नहीं होता। श्लोक सामग्री में इस विषय पर और भी गहराई से सोचने और समझने की गुंजाइश है, ताकि हर पहलू को बेहतर ढंग से परखा जा सके।